ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी कि वृद्धि व विकास बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। ये फैक्टर्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करेंगे या तो उनके प्रोसेस को हैंडल करते हैं। मीन्स या तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छा कर देंगे, उन्हें बढ़ाएंगे, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है उसको इंटरफेयर करेंगे, डिले कर देंगे, डिफिकल्ट बना देंगे, या फिर ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक जो बाई नेचर बच्चे को मिलता है लाइक हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर, और दूसरा जो बाई नर्चर एक बच्चे को मिलता है मीन्स केयर और अटेंशन से जो बच्चों को मिलता है, लाइक रियरिंग और केयरिंग प्रैक्टिसेस जो पेरेंट्स के द्वारा, फैमिली के द्वारा दिया जा रहा है, जिस तरह से उनका पालन पोषण हो रहा है, लाइक एनवायरनमेंट से जो बच्चों को मिल रहा है, किस तरह का एनवायरनमेंट बच्चों को मिल रहा है, इससे बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। सो आज हम बेसिकली ये 2 फैक्टर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेचर और नर्चर यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के बारे में। So welcome you all at my YouTube channel, The Nursing Academy. Myself Purnima. Today I will discuss about the topic factors affecting growth and development. मीन्स वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। तो इससे प्रीवियस क्लास में जैसे कि हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को। सो जैसे कि हमने बताया इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जो बाई नेचर बच्चे को मिल रहा है लाइक हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर, एक जो बाई नर्चर बच्चे को मिल रहा है लाइक एनवायरनमेंट। मीन्स एक जो बाई नेचर बच्चे के पास आ रहा है, ट्रेड्स और कैरेक्टरिस्टिक्स जो बच्चों को मिल रहे हैं पेरेंट्स से या फिर एंसेस्टर से, और दूसरा जो रियरिंग और केयरिंग प्रैक्टिसेस बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है उसके थ्रू जो बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है, लाइक किस तरह का एनवायरनमेंट उनको दिया जा रहा है वो अफेक्ट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को। सो बात करते हैं हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर्स की। तो इसमें आएगा हेरिडिटी, सेक्स, रेस, बायोरिदम एंड मैच्योरेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर। वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करते हैं किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को। तो फर्स्ट फैक्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी रिफर्स टू द सम टोटल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड थ्रू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड डायरेक्ट डिटरमाइनिंग फिजिकल कंस्टिट्यूशन एंड ट्रेट्स। हेरिडिटी क्या होता है? सम टोटल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो बायोलॉजिकली ट्रांसमिटेड होते हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, मीन्स पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसमिटेड होते हैं। ये डिटरमाइन करते हैं बच्चों के फिजिकल कंस्टिट्यूशन को, उनके ट्रेट्स को। इट इज ए नेचर्स वे ऑफ पासिंग ऑन टू चिल्ड्रेन द एक्चुअल एंड पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। जैसे हमने बताया नेचर्स वे होता है जिसमें कि बच्चों जो पेरेंट्स का एक्चुअल और पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो बच्चों में पास होता है। मीन्स जिस तरह का पेरेंट्स में कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बच्चों में भी आएगा। मीन्स अगर देखा जाए तो हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर ऑफ आईज, स्किन एंड हेयर डिपेंड्स ऑन अपॉन इनहेरिटेड जीन फ्रॉम द पेरेंट। जो हाइट होता है बच्चों का, बॉडी स्ट्रक्चर, कलर होता है, आईज, स्किन और हेयर का, वो डिपेंड करता है किस तरह का जीन बच्चों को पेरेंट्स से मिला हुआ है। मीन्स अगर पेरेंट्स टाल हैं तो बच्चे भी टाल होते हैं। अगर पेरेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल अच्छा है तो देखा जाता है कि बच्चों का जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो भी अच्छा होता है। तो ये डिपेंड करता है हेरिडिटी पे, मीन्स किस तरह का ट्रेड पेरेंट्स से बच्चों को मिला हुआ है। नेक्स्ट फैक्टर है सेक्स। सेक्स इन्फ्लुएंस करता है फिजिकल एट्रीब्यूट्स को जो कि डिटरमाइन होता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन के टाइम पे डिटरमाइन हो जाता है। देखा जाए तो अगर एट बर्थ की बात करें तो जो मेल बेबीज होते हैं वो हैवियर और लॉन्गर होते हैं दैन द फीमेल बेबीज। बट अगर 1 ईयर की बात की जाए तो इसमें मेल और फीमेल बेबी में कोई डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं, उनके हाइट और वेट में कोई भी डिफरेंसेस नहीं देखने को मिलते हैं। बट जैसे जैसे गर्ल मैच्योर होती है, मीन्स जैसे जैसे एज बढ़ता है, उनका मैच्योरिटी लेवल आती है, तो देखा गया है कि जो गर्ल्स होती हैं वो जल्दी मैच्योर होते हैं इन कंपेयर टू बॉयज, और जो उनमें बोन डेवलपमेंट होता है वो एडवांस होता है बॉयज की अपेक्षा। बट जो मीन हाइट और वेट होता है वो गर्ल्स में कम होता है बॉयज के कंपेरिजन में। तो फुल मैच्योरिटी आते आते जो हाइट और वेट होता है वो बॉयज में ज़्यादा होता है, गर्ल्स में कम होता है। नेक्स्ट फैक्टर है रेस एंड नेशनलिटी। ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप इज डिफरेंट इन वेरिंग एक्सटेंट। जो डिफरेंट ह्यूमन कैटेगराइजेशन किया गया है, मीन्स डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स जो है उनमें ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट देखने को मिलते हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स ऑल्सो वेरी। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स का वो भी वेरी करता है। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंट नेशनल ग्रुप्स है, जो डिफरेंट ग्रुप के लोग हैं, उनमें जो ग्रोथ पैटर्न होता है, जो पैटर्न फॉलो किया जाता है वो डिफरेंट होता है, उनका जो लिविंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। तो इस वजह से जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। अगर बात की जाए हाइट और स्ट्रेचर की अमेरिकन और इंडियन में, तो ये यूजुअली डिफरेंट होता है, मीन्स अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि उनमें जो ग्रोथ पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है, इस वजह से। नेक्स्ट फैक्टर है बायोरिदम एंड मैच्योरेशन। बायोरिदम एंड मैच्योरेशन मीन्स
जनरली देखा जाता है कि जो बच्चों में मैच्योरिटी लेवल होता है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। मीन्स अगर डॉटर की बात की जाए तो डॉटर ऑफन रीच मिनार्च एट सेम एज एट देयर मदर हैड। मीन्स अगर डॉटर की बात की जाए तो उनका मिनार्च एज जो होता है वो लगभग सेम होता है मदर्स के, या फिर उनमें जो लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो सेम होता है मदर से। तो मदर पे डिपेंड करता है कि उनके डॉटर का जो मैच्योरिटी लेवल है वो कैसा है, मैच्योरेशन कैसा है, बायोरिदम कैसा है, तो ये जनरली मदर पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट फैक्टर है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जैसे हमने बताया कि जो जीन्स एंसेस्टर से या फिर पेरेंट्स से मिलते हैं, जो ट्रेट्स मिलते हैं वो डिफाइन करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, मीन्स उनके प्रोसेस को या तो प्रमोट करते हैं या तो हैंडल करते हैं। तो अगर एबनॉर्मल जीन्स मिल रहे हैं एंसेस्टर से बच्चों को तो वो डिफरेंट टाइप के फैमिलियल डिजीज कॉज करेंगे जो यूजुअली हैंडल कर देते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को, मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को इंटरफेयर करेंगे या फिर डिले कर देंगे या फिर ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। तो बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, मीन्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज अगर कोई है या फिर जीन म्यूटेशंस कोई है, मीन्स लाइक इसमें गैलेक्टोसेमिया आएगा। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हम जानते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है उसे मंगोलिज्म भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, इसे ट्राइसोमी 21 बोलते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है 21 पेयर में। तो 21 क्रोमोसोम पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाए जाने की वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। तो इसमें ये एडवर्सली अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इसमें सीवियर मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलता है बच्चों में, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज देखने को मिलती है या फिर एबनॉर्मलिटीज देखने को मिलती है, वाइट सेड आइज मिलते हैं। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एडवर्सली अफेक्ट करता है। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम की बात करें तो इसे ट्राइसोमी 18 बोलते हैं। ट्राइसोमी 18 बोलते हैं। इसमें भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है 18 नंबर क्रोमोसोम पे। तो ये जनरली रेयर केस होता है, बट इसमें भी माइक्रोसिफेली देखने को मिलता है बच्चों में, मीन्स स्मॉल और एबनॉर्मली शेप्ड हेड मिलते हैं, स्मॉल जा मिलते हैं या फिर माउथ मिलते हैं। तो एबनॉर्मली शेप्ड चेस्ट मिलते हैं, क्रॉस लेग्ड होते हैं या फिर अम्बिलिकल हर्निया देखने को मिलते हैं। तो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा पटाउ सिंड्रोम की बात करें तो इसमें ये 30th नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उस पर एक्स्ट्रा क्रोमोसोम देखने को मिलता है। ये डिस्टर्ब करता है नॉर्मल डेवलपमेंट को और मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स ऑर्गन डिफेक्ट्स देखने को मिलता है इसमें भी। इसके बाद टर्नर सिंड्रोम आता है। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो ये जनरली फीमेल बेबी में देखने को मिलता है। इस फीमेल्स में देखता है, मीन्स जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल में आने चाहिए जिस टाइम पे वो नहीं आ पाता है, और फीमेल जेनिटलिया तो होता है बट इसमें ओवरीज प्रेजेंट नहीं होती, जिसकी वजह से फीमेल जो है वो बाद में प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है और स्पेसिफिक कॉग्निटिव डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये अफेक्ट करता है फीमेल बेबी को। इसमें जनरली एक सिंगल क्रोमोसोम होता है। वैसे तो फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है और बॉय में XY क्रोमोसोम होता है, बट इस टर्नर सिंड्रोम के केस में एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होता है। एक X क्रोमोसोम एब्सेंट होने की वजह से ये टर्नर सिंड्रोम पाया जाता है। तो ये अफेक्ट करता है फीमेल बेबी को। बात करें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की तो इसमें एक यहाँ पर क्या था, टर्नर सिंड्रोम में एक X क्रोमोसोम जो था वो एब्सेंट था, यहाँ पे एक X क्रोमोसोम ज्यादा मिलता है, मीन्स XXY यहाँ पर मिलता है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के केस में क्या होता है, ये अफेक्ट करता है मेल बेबी को, मेल चाइल्ड को अफेक्ट करता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा पाया जाता है। तो यहाँ पर फिजिकली तो चाइल्ड जो है वो मेल रहता है, मीन्स विथ पेनिस, टेस्टिकल्स और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल के होते हैं, बट इसमें फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी पाए जाते हैं, मीन्स फेमिनाइन ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है और स्मॉल टेस्टिज होते हैं जो कि स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्राइडो-चैट सिंड्रोम। क्राइडो-चैट सिंड्रोम मीन्स इसे 5p माइनस सिंड्रोम भी बोला जाता है। 5p माइनस क्यों? क्योंकि जो 5 नंबर का क्रोमोसोम का एक जो पीस होता है वो मिसिंग होता है, तो इसलिए इसे 5p माइनस क्रोमोसोम भी बोला जाता है। इस केस में जो बच्चा होता है वो हाई पिच क्राई करता है, मीन्स कैट की तरह क्राई करता है, वो साउंड करता है कैट की तरह, इसलिए इसे क्राइडो-चैट सिंड्रोम भी बोला जाता है। इस केस में भी जनरली माइक्रोसेफेली देखने को मिलता है, वाइडली स्पेस्ड आइज जिसे हम हाइपर टेलोरिज्म भी कहते हैं, या फिर लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं, वीक मसल टोन, हाइपोटोनिया देखने को मिलता है। तो ये सारे जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया जीन म्यूटेशन के अंदर आएगा, मीन्स गैलेक्टोज प्लस ब्लड, मीन्स ब्लड में गैलेक्टोज
ज़्यादा हो जाता है, मीन्स एक्यूमुलेशन ऑफ गैलेक्टोज इन ब्लड। ये एक रेयर जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है दैट अफेक्ट्स इन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मेटाबोलाइज द शुगर गैलेक्टोज प्रॉपर्ली। इसमें जो शुगर गैलेक्टोज होता है वो प्रॉपर्ली बच्चों के द्वारा मेटाबोलाइज नहीं हो पाता है। तो इसमें जनरली ये ऑर्गन जो अफेक्ट करता है लाइक ब्रेन, आइज, लीवर, किडनीज को अफेक्ट करता है। तो जनरली ये देखा जाता है कि एट बर्थ बच्चों में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है, बट जैसे ही बेबी मिल्क लेना शुरू करता है, जो भी गैलेक्टोज कंटेंट करते हैं लाइक ब्रेस्ट मिल्क अगर ले रहा है या फार्मूला मिल्क ले रहा है जिसमें भी गैलेक्टोज है, लैक्टोज है, तो वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है और उसमें डायरिया और वॉमिटिंग के केसेस देखने को मिलते हैं जैसे ही बेबी मिल्क लेना शुरू करता है उसके कुछ दिन के बाद। तो ये जनरली वॉमिटिंग और डायरिया होने की वजह से उनमें प्रॉपर वेट गेन जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, या फिर उनका जो बॉडी डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता है, लेंथ नहीं बढ़ पाती है। तो ये सारे जो केसेस है वो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे हमने बताया कि जो बाय नर्चर एक बच्चे को मिल रहा है, तो अगर जीन्स प्रॉपर मिले हुए हैं बच्चे को, ट्रेट्स एंसेस्टर से मिले हुए हैं, पेरेंट्स से मिले हुए हैं, भले ही वो अच्छे ट्रेट्स हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करें, बट अगर प्रॉपर उनको एनवायरनमेंट उस तरह का नहीं मिल रहा है जो उनके ट्रेट्स को स्टिमुलेट कर सके, जो उनको इननेट एबिलिटीज मिली हुई है पेरेंट्स के थ्रू, उनको स्टिमुलेट करने के लिए अगर उनको प्रॉपर फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है तो उनमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उनका जो इननेट एबिलिटी है वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगा, तो वो भी अफेक्ट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रोसेस को। इसलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन बच्चे को प्रोवाइड किया जाए जिससे उनको अगर इननेट एबिलिटीज मिली हुई है, ट्रेट्स मिले हुए हैं एंसेस्टर से, तो वो उनका यूज कर सके और उनका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो सके। एनवायरनमेंट की बात करें तो रियरिंग एंड केयरिंग प्रैक्टिसेस जो बच्चों को दी जाती है, लाइक जो नर्चर प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, वो आएगा। मीन्स इसमें 2 टाइप्स के एनवायरनमेंट में डिवाइड किया गया है। मीन्स एक तो प्रीनेटल एनवायरनमेंट, दूसरा पोस्ट नेटल एनवायरनमेंट। मीन्स एक जो इन यूट्रो बच्चों को इन्वायरमेंट मिल रहा है, मीन्स फिटस को जो इन्वायरमेंट मिल रहा है इन यूट्रो यूट्रस में, और पोस्ट नेटल मीन्स आफ्टर बर्थ जो बच्चे को इन्वायरमेंट मिल रहा है वो आएगा पोस्ट नेटल में। वन बाय वन हम देखते हैं किस तरह से अफेक्ट कर रहा है। तो प्री नेटल की बात करें, प्री नेटल फैक्टर्स की, मीन्स फिटस को कौन सा इन्वायरमेंट मिल रहा है यूट्रो में, तो फर्स्ट आता है मैटरनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अगर मदर में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लाइक अगर मदर में डायबिटीज मेलाइटस है, तो उस केस में जो फिटस साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मीन्स लार्ज साइज ऑफ फिटस हो जाते हैं, तो ये इफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ऑब्स्टेट्रिक डिसऑर्डर की बात करें तो लाइक अगर हाइपरटेंशन है, या फिर हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्सिया है, एक्लेम्सिया का केस है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, या फिर माल पोजीशन है फिटस का, तो ये सारे कंडीशन जो है वो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को, और फिटस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करें तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन मदर में अगर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, माल नरिश्ड है मदर, या फिर एनीमिया का केस है, तो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, और जो फिटस का ग्रोथ और डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए उनका ग्रोथ वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से स्मॉल साइज ऑफ फिटस हो जाते हैं, या फिर IUGR देखने को मिलता है, इंटर ग्रोथ रिटार्डेशन बच्चों में देखने को मिलता है। इसके अलावा मैटरनल इन्फेक्शन की बात करें तो टॉर्च, लाइक अगर मदर में रूबेला इन्फेक्शन है, या फिर टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, HIV है, हेपेटाइटिस B है, सिफिलिस है, साइटोमेगालोवायरस है, तो ये सारे जो इन्फेक्शन अगर मदर में है तो वो अफेक्ट करेंगे फिटस के ग्रोथ को और रिटार्ड कर देंगे उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट बात करें तो सर्टेन ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू मदर, अगर मदर सर्टेन ड्रग एडमिनिस्टर कर रही है, मीन्स ले रही है, लाइक थैलिडोमाइड ड्रग अगर मदर ले रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, अगर थैलिडोमाइड ड्रग ले रही है तो ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा जो फिटस का ग्रोथ होगा उसको, या फिर बर्थ डिफेक्ट कोई करेगा, इसे टेरोटोजेनिक एजेंट भी बोलते हैं। तो अगर मदर थैलिडोमाइड ड्रग ले रही है तो ये जो बच्चे का ग्रोथ है उसको इफेक्ट करेगा, या फिर बर्थ डिफेक्ट करेगा, या फिर मदर कोई सर्टेन ड्रग एब्यूज कर रही है, अल्कोहल ले रही है, टोबैको ले रही है, तो ये भी अफेक्ट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट बात करें मैटरनल हार्मोन्स की, तो इसमें थायरोक्सिन हार्मोन जो ह्यूमन फिटस होता है वो सिक्रीट करता है, 12th वीक थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करना शुरू करता है। तो अगर मदर में ये थायरोक्सिन हार्मोन का लेवल जो है वो कम है, या फिर डिफिशियंसी है उसकी, तो ये स्केलेटल मैच्योरेशन जो होता है फिटस का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है इसकी वजह से। या फिर अगर मैटरनल मिक्सिडिमा का केस है तो इससे हाइपोथायरॉयडिज्म फिटस में होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर इंसुलिन हार्मोन की, तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो फिटल के ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। तो अगर मदर डायबिटीज है तो यूजुअली इस केस में लार्ज साइज ऑफ फिटस हो जाते हैं और मैक्रोसोमिया देखने को मिलते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टनेटल फैक्टर्स की। पोस्टनेटल फैक्टर्स जैसा कि हमने बताया, द एनवायरनमेंट दैट द बेबी गेट्स आफ्टर बर्थ के बाद जो एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, इसमें फर्स्ट आता है न्यूट्रिशन। किस तरह का न्यूट्रिशन बच्चे को प्रोवाइड किया जा रहा है, किस तरह का न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है, लाइक ब्रेस्ट फीडिंग कब से शुरू हो रहा है बच्चों में, कब तक दिया जा रहा है, इसके अलावा सारे न्यूट्रिएंट उनको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो इस केस में अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बच्चे में है, या फिर एनीमिया बच्चे में देखने को मिल रहा है, या फिर विटामिन डिफिशियंसी है लाइक रिकेट्स है, तो इस केस में बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वो अफेक्ट होगा। और इसके अलावा अगर ओवर ईटिंग कर रहा है बच्चों में तो ओबेसिटी का केस भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट फैक्टर है इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। परसिस्टेंट और रिकरेंट अगर डायरिया है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो इस केस में ग्रोथ इम्पेयरमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके अलावा इन्फेस्टेशन है, अगर पैरासिटिक इन्फेस्टेशन है तो इस केस में भी जो जिस वेलोसिटी से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए उस वेलोसिटी से नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो भी न्यूट्रिएंट बच्चे ले रहे हैं वो पैरासाइट को मिल जा रहा है, तो इससे उनका जो वेलोसिटी ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा, तो प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके अलावा केमिकल एजेंट्स लाइक अगर कंजप्शन कर रहे हैं बच्चे किसी भी एंड्रोजेनिक हार्मोन का कंजप्शन कर रहे हैं तो उससे जो स्केलेटल ग्रोथ होता है वो नॉर्मल की अपेक्षा काफी तेजी से होने लगता है। इसके अलावा ट्रोमा, बच्चे को किसी भी तरह से जो भी बोन है वो फ्रैक्चर हो जा रहे हैं या फिर जो ग्रोइंग एपिफिसिस है वो डैमेज हो जा रहा है, तो इस केस में जो स्केलेटल ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा बच्चे का। या फिर अगर हेड इंजरी उनको हो रही है तो इससे ब्रेन डैमेज होगा तो उसका जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट होगा। इसके अलावा अदर पोस्टनेटल फैक्टर की बात करें तो अगर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की बात की जाए तो अपर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है और लोअर और मिडिल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लोग हैं, तो देखा गया है कि जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के लोग हैं, मीन्स जो पुअर पीपल है, उनमें जो बच्चों को न्यूट्रिशन वो प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर पाते, प्रॉपर केयर नहीं प्रोवाइड कर पाते, तो इसकी वजह से बच्चों में मीन्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है, क्योंकि वो उनके पास इतना मनी नहीं होता है कि वो प्रॉपर केयर कर सके चिल्ड्रन का और इसेंशियल चीज़ें जो है हेल्थ और डाइट के लिए वो ले सके। तो इसकी वजह से उनमें मीन्स लाइक पॉवर्टी, क्राउडेड एरिया की वजह से, अनहाइजीनिक लिविंग कंडीशन की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होता है। इसके अलावा कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो जो रेयरिंग और केयरिंग प्रैक्टिसेस अलग अलग जगह पे अलग अलग फॉलो किए जा रहे हैं। तो कुछ जगह पे जैसे बात करें कल्चर के लोग मानते हैं कि उन्हें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों खाना चाहिए, कुछ लोग बस वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पैटर्न को। इसके अलावा कुछ जगह पे जैसे लोग मानते हैं कि जो शुरू का येलो कोलेस्ट्रम होता है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, वो लोग उसे प्योर मिल्क नहीं मानते हैं, तो ये भी अफेक्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, क्योंकि जो प्योर मिल्क जो शुरू का कोलेस्ट्रम होता है वो बेबीज को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस उसमें जो होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं, तो अगर वो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तो उनमें ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है और ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा इमोशनल फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करते हैं, मीन्स अगर बात की जाए ब्रोकन होम्स की या फिर ऑर्फनेज की, तो वहाँ के जो चाइल्ड होते हैं उनमें जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उनका वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, उनमें एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट और लव जो फैमिली से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो उनका जो न्यूरोकेमिकल रेगुलेशन होता है हार्मोन वो प्रॉपर तरह से काम नहीं कर पाता, वो अफेक्ट होता है, तो उसकी वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है चिल्ड्रन का वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। या फिर अगर बात करें हैप्पी चाइल्डहुड फैमिली की, अगर हैप्पी फैमिली है, हैप्पी पेरेंट्स है, तो वो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है चाइल्ड के इमोशनल डेवलपमेंट को। इसके अलावा क्लाइमेट एंड सीजन की बात करें तो ये भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, लाइक अगर लेट समर, रेनी सीजन या फिर स्प्रिंग की बात की जाए तो इस सीजन में ग्रोथ जो है बच्चे का मीन्स वेट गेन जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, क्यों मे बी एक्टिविटी लेवल जो होता है वो कम हो जाता है, इस वजह से बच्चों का जो वेट गेन है वो ज़्यादा होता है इस सीजन में। नेक्स्ट बात करें प्ले एंड एक्सरसाइज की, तो ये भी प्रमोट करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को और स्टिमुलेट करता है मस्कुलर डेवलपमेंट को। प्ले एंड एक्सरसाइज स्टिमुलेट करेगा फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सोशल, मोरल, इंटेलेक्चुअल और इमोशनल डेवलपमेंट को बच्चों को। तो बेसिकली प्ले और एक्सरसाइज करने से जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो तो होता ही है, साथ में अगर बच्चों के साथ वो अदर चिल्ड्रन के साथ प्लेइंग करते हैं तो उससे उनका जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो होता है, सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है। इसके अलावा अलग अलग तरह के गेम्स खेलने से, अलग अलग तरह के प्ले करने से उनका मोरल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, ये सारे डेवलपमेंट होते हैं।
नेक्स्ट बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड। बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड की बात करें तो अगर देखा गया है कि अगर फर्स्ट बेबी जो होते हैं फैमिली में उनको फुल अटेंशन दिया जाता है, उनको ज़्यादा पैम्पर किया जाता है, तो जब तक सेकेंड बॉर्न चाइल्ड नहीं होता। मीन्स सेकेंड बॉर्न चाइल्ड की बात करें और फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड की बात करें तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को फुल अटेंशन मिलता है फैमिली का, और वो भी जो भी सीखते हैं, जो भी लर्न करते हैं वो एडल्ट से लर्न करते हैं। अगर बात की जाए सेकेंड बॉर्न चाइल्ड की, तो वो जो भी सीखते हैं, जो भी लर्न करते हैं, वो अपने एल्डर ब्रदर से मीन्स होता है फैमिली में बच्चा एल्डर वन से वो सीखते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं बर्थ मीन्स जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो इस तरह से देखा गया कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जो कि बहुत से फैक्टर्स के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो अगर फेवरेबल कंडीशन बच्चे को मिल रहा है तो उनको जो ट्रेड्स मिले हुए हैं वो उसको यूटिलाइज करके मीन्स उसको वो स्टिमुलेट होगा और बच्चे का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। बट अगर अनफेवरेबल कंडीशन मिल रहा है बच्चे को, तो अगर ट्रेड्स मिले हुए हैं तो भी उसको ज़्यादा फायदा नहीं होगा उससे, और अनफेवरेबल फैक्टर्स जो है वो इनहिबिट कर देगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रोसेस को। तो जिस तरह से बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, तो या तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिले हो जाएगा या फिर उनको ग्रोथ फेलर हो जाएगा। तो ये कंडीशन होते हैं जो बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रोकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।